ओके, चल। क्लबिंग ऑफ इनकम एग्जैक्टली क्या है देखो। क्लबिंग में बेसिकली देयर आर सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन नंबर 60 टू सेक्शन नंबर 64। अभी क्या बोला है क्लबिंग में एक चीज बहुत सिंपल बोला है कि मेरे पास असेट है, आई ट्रांसफर दैट असेट टू समबडी एल्स। ओके, मेरे पास एक असेट है, एक समझ फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट मैंने क्या किया, मेरे नाम पे फिक्स डिपॉजिट है, आई एम फॉलोइंग अंडर 30% टैक्स ब्रैकेट। तो हुआ क्या कि मैंने वो फिक्स डिपॉजिट किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया और वो इनकम कमाता है और वो उसका टैक्स ब्रैकेट कम है। इन दैट केस जो मैं कमाता था एफडी पे इंटरेस्ट, वो 30% पे टैक्स लगता था। अभी वही चीज जब भी वो कमाता है उसको कुछ टैक्स लगता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये समझा, गवर्नमेंट ने बोला कि ये टैक्स प्लानिंग करने के लिए उन्होंने टैक्स प्लानिंग करने के लिए उन्होंने ये ट्रांसफर किया था। एंड दैट्स व्हाई clubbing of income will get introduced, and in this case even though I have transferred the asset, even though that person is earning income, but still it will be clubbed in my hands. सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ एन इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, मतलब क्या, मैंने बैंक को बोल दिया भाई बैंक मेरा जो फिक्स डिपॉजिट है ना, प्लीज इंटरेस्ट मुझे मत पे करना, इंटरेस्ट डायरेक्टली मेरे कोई स्पाउस को पे करना या तीसरे पर्सन को पे करना। ये कितना सिंपल है। गवर्नमेंट ने बोला कि लिखा है कुछ, तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो तेरे हाथ में क्लब होने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन इनकम जनरेटिंग असेट। मैंने कुछ ट्रांसफर किया बट इट इज रिवोकेबल, मतलब क्या कि जब भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना, ओके फॉर एग्जांपल मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूं, मेरे पास एक डिबेंचर है फॉर एग्जांपल, वो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मुझे मिला तो 30% टैक्स लगेगा। तो मैंने क्या किया, ये असेट मैंने तुझे ट्रांसफर किया, जब भी इंटरेस्ट आने का टाइम आया, इंटरेस्ट तुझे मिला एंड आई टुक द असेट बैक। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो ट्रांसफर है ना वो रिवोकेबल है। रिवोकेबल मतलब क्या, रिवोकेबल मतलब जो ट्रांसफर है वापस देने वाला हूं मैं असेट। इन दिस केस रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में हमेशा क्लबिंग हो जाता है। ये क्लबिंग होगा ओनली इफ द ट्रांसफर ऑफ द असेट इज रिवोकेबल। रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, यही तो मेन अपना सेक्शन है। रेम्यूनरेशन टू स्पाउस में देखो क्या होता है, मैं ओके आई टेल यू कि ये पर्सन है, एक 1.5 घंटा ब्रेक दीजिएगा मेरा लगातार है, सीए में फाइनल फिर सीए में यही बैठ के अच्छा ब्रेक देके उधर कंटिन्यू कर लीजिएगा। किधर करो? मेरा कि नहीं पड़ा? हाँ उधर करो, हाँ। ठीक है चलेगा। ओके, देयर इज अ पर्सन हियर, ये पर्सन है, उसका एक कंपनी है, एक पर्सन है उसका एक कंपनी है, वो कंपनी में उसका एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। This person has a substantial interest in this company and this company pays remuneration to my spouse. वापिस, this person has a substantial interest in the company and company is paying remuneration to spouse. और ये स्पाउस है, शी डज नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन और नॉलेज। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन और नॉलेज नहीं होगा और उसको अगर कौन सा रेम्यूनरेशन पे हो रहा है, देन इन दैट केस वो उसके हाथ में क्या, उसको जो भी इनकम मिलता है वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ओके सर, क्लबिंग कितने का होगा, 6 लाख का होगा, जितना उसको रेम्यूनरेशन मिलता है उतना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, मेरा खुद का होना चाहिए क्या, नहीं, मेरा हो सकता है अलॉन्ग विद दैट स्पाउस, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट्स एंड लीनियर डिसेंडेंट्स, ये सब कुछ मिला के मेरा क्या हो सकता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में हो सकता है। ओके, इफ द स्पाउस हैज क्वालिफिकेशन और नॉलेज, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन होगा तो शी डिजर्व्स दैट अमाउंट, सो मुझे क्लबिंग नहीं होगा। क्वालिफिकेशन नहीं होगा ना तो ही प्रॉब्लम इधर फेस होता है। ठीक है, सो अगर दो चीज होता है, दो चीज तुम लोगों को एग्जाम में देखनी है। नंबर 1 कि मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो कंपनी में होना चाहिए। नंबर 2, रेम्यूनरेशन जो पे हो रहा है, रेम्यूनरेशन जो पे हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, स्पाउस को हो रहा है। ठीक है, स्पाउस को हो रहा है। और तीसरा, उसका क्या नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इफ ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इन दैट केस जो भी इनकम उसको मिला वो क्या हो जाएगा दोस्त, क्लब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी क्या होता है कभी कभी कि ये पर्सन है, ये भी पर्सन है, इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसका एक होल्डिंग है 18% का, मेरे स्पाउस का भी होल्डिंग है 13% का। सो दोनों मिला के इफ यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सन पर्सपेक्टिव, तो मेरा मेरे रिलेटिव के साथ मोर देन 20% का सब्सटेंशियल होल्डिंग है, बराबर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और वो कंपनी जो है, वो कंपनी दोनों को रेम्यूनरेशन पे कर रहा है। यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सन पर्सपेक्टिव। 3 कंडीशंस। नंबर 1, along with relatives, can I say that there is along with relatives, can I say there is substantial interest? Number 1.
Number 2, can I say remuneration is getting paid to my wife? Yes. And number 3, she does not have a qualification. तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन पे होगा वो मेरे हाथ में क्लब होना चाहिए, बराबर. पॉइंट नंबर 1. नाउ यू थिंक फ्रॉम दैट स्पाउस पर्सपेक्टिव. स्पाउस का एक स्पाउस का इन द कंपनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अलॉन्ग विद द रिलेटिव. ठीक है. आफ्टर दैट दैट कंपनी इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू दैट पर्सन जो हस्बैंड है, और वो हस्बैंड का भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलना है वो क्लब हो जाएगा. यस, वो रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगा. द पॉइंट इज कि दोनों के एक दूसरे को क्लबिंग करते बैठेंगे क्या? नहीं. तो उन्होंने बोला कि जिसका अदर इनकम हायर है ना, उसके हाथ में क्लबिंग होगा. किसका इनकम हाई है? लेडी का इनकम हाई. तो इसके वजह से लेडी के हाथ में कौन से इनकम टैक्स होंगे? सबसे पहले लेडी का रेम्यूनरेशन, उसके बाद अदर इनकम खुद का है ही, और उसके बाद जो पर्सन का रेम्यूनरेशन है इसका, दैट इज 10 lakhs. रेम्यूनरेशन ऑफ हस्बैंड 10 lakhs. वो सब कुछ क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा. करेक्ट, एकदम पक्का. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट से. अगर ट्रांसफर ऑफ एन इनकम यील्डिंग असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस, याद है सेक्शन 27 जब भी मैं डिस्कस कर रहा था तुम लोगों को वही बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के मैंने अगर कौन सा असेट उसको ट्रांसफर किया स्पाउस को, तो उससे जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा. बट जब भी ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान रखना, जब भी ट्रांसफर हो रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट बी सॉरी, जब भी ट्रांसफर हो रहा है तभी देयर शुड बी अ रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन दोज टू पर्संस. ट्रांसफर के डेट पे वो रिलेशन होना मैंडेटरी है. अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के लिए अगर दिया होगा, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के लिए दिया होगा तो इसमें क्लबिंग नहीं होगा. अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट नहीं है, इन दैट केस क्लबिंग डेफिनेटली होने वाला है. ये पूरे पॉइंट में इतना ही बोला है, कुछ नहीं दूसरा. उसके बाद देयर इज वन पर्सन ये पहले के बैच का है. सो एक देयर इज वन पर्सन कॉल्ड आरडीबी एंड देयर इज वन पर्सन कॉल्ड स्नेहा. ठीक है. तो हुआ क्या कि आरडीबी के पास 1000 डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स. आरडीबी ने वही डिबेंचर्स गिफ्ट किए स्नेहा को. नाउ स्नेहा के हाथ में इंटरेस्ट मिल जाएगा. वो जो स्नेहा के हाथ में इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आरटीबी के हाथ में क्लब हो जाएगा, और आरटीबी के हाथ में वो टैक्स लग जाएगा. एकदम परफेक्ट है, बिकॉज वो प्राइमरी मतलब जो नॉर्मल जो डिबेंचर दिया था उससे जो भी इनकम आएगा वो क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा. बराबर. अभी स्नेहा का बात करते हैं. स्नेहा ने क्या किया? वो जो एफडी का इंटरेस्ट आया था ना, एफडी का इंटरेस्ट उसने और एक एफडी में इन्वेस्ट किया. मतलब जो भी इंटरेस्ट आया था उसने और एक एफडी में इन्वेस्ट किया, और वो जो दूसरा एफडी था उसमें से 1000 रुपीज जनरेट हुआ. इन दिस केस ये जो 1000 रुपीज होगा ना, दिस 1000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्नेहा ओनली. इधर क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा. इसको बोलते हैं अक्रीशन ऑफ इनकम, एंड अक्रीशन ऑफ इनकम कभी भी क्लब नहीं होता है. सेकेंडरी इनकम जो होता है वो कभी क्लब नहीं होगा. प्राइमरी इनकम हमेशा क्लब होने वाला है. ओके. अगर तूने असेट ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन तो भी सेम ट्रीटमेंट आएगा. अब स्पाउस ने तो सन्स वाइफ, सेम ट्रीटमेंट. उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर मैंने किसी और को असेट ट्रांसफर किया, मतलब क्या, मैंने इनकम यील्डिंग असेट किसी रिलेटिव को नहीं किसी और को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. मैंने क्या बोला कि भाई असेट तू ले ले, जो भी तुझे इनकम आएगा प्लीज मेरे स्पाउस को ट्रांसफर कर देना. तो गवर्नमेंट बोल रहा है ऐसे थोड़ी चलता है. तू अभी स्पाउस को ट्रांसफर किया तो भी क्लब हो जाएगा, किसी और को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस तो भी क्लब हो जाएगा. ठीक है. तूने बोला हाँ थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करके बोला जो भी बेनिफिट होगा वो सन्स वाइफ को देना. अरे गवर्नमेंट बोल रहा सेम चीज है तो भी क्लब हो जाएगा. मेन पॉइंट माइनर इनकम. माइनर इनकम मतलब क्या? माइनर का जो भी इनकम होता है वो पेरेंट के हाथ में क्लब होता है. कौन सा पेरेंट? जिनका इनकम इज हायर. एक बार क्लबिंग वो पेरेंट के हाथ में चालू हुआ उसके बाद वही पेरेंट के हाथ में क्लबिंग होगा. बाकी एवरी ईयर जो इनकम चेंज होगा उसके बेसिस पे क्लबिंग चेंज नहीं होगा. बट देयर आर 3 केसेस जिसमें क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर वो एक मैनुअल वर्क है. वो क्या है? मैनुअल वर्क. दूसरा, there is income is due to skills and talent, number 2, and number 3 minor is suffering from disability. ये तीन सिचुएशंस में अगर पैसा मिला है माइनर को तो उसके ही हाथ में टैक्स होगा, उसको ही रिटर्न भरना पड़ेगा उसके नाम पे. ठीक है. और अगर माइनर के केस में क्लबिंग हुआ ना, माइनर के केस में क्लबिंग हो किसके हाथ में होगा? जिसका इनकम हायर है. पॉइंट इज तो क्लबिंग हुआ तो 1500 rupees per annum per child. There is no restriction on children. No restriction on children.
कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम परफेक्ट। ये भी हो गया। ओके, अभी ट्रांसफर्ड असेट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हुआ क्या, अमिताभ ने जया को गिफ्ट दिया 10 लाख रुपए का। अमिताभ ने जया को गिफ्ट दिया 10 लाख रुपए का। अभी जया ने उसके बिजनेस में वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी अगर जया ने जो 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है वो अगर उसके ओपनिंग कैपिटल में आ रहा है, जया ने जो भी उसके अमाउंट में, जो भी उसके बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है वो अगर उसके ओपनिंग कैपिटल में आ रहा है, देन इन दैट केस वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा ना, प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट विल बी क्लब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब कितना क्लब होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें क्या है, खुद का 20 lakhs एंड गिफ्ट का 10 lakhs, सो 30 lakhs टोटल कैपिटल है। सो कैन आई से 1/3 इज माई इज गिफ्टेड अमाउंट? यस। तो जितना प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका 1/3 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ द गिफ्ट। मतलब 6 lakhs का 1/3 मतलब कितना, 2 lakh rupees विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। बट अगर जो जया को जो पैसा मिला था वो स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंट्रोड्यूस है, मतलब मेरे ओपनिंग कैपिटल में वो नहीं है, देन इन दैट केस वो साल में क्लबिंग नहीं होगा। जो साल में ओपनिंग कैपिटल में आएगा मतलब नेक्स्ट ईयर, तभी वो क्या हो जाएगा दोस्त, क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। एचयूएफ के केस में भी सेम है। अगर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी एचयूएफ को ट्रांसफर किया है तो एचयूएफ को जो भी इनकम आएगा वो किसके हाथ में क्लब होने वाला है, मेरे ही हाथ में क्लब होने वाला है। उसके बाद एक्स ने एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया टू एचयूएफ, जिसमें मैं था, मेरी वाइफ थी, एक सन था और एक माइनर सन था। अभी क्या हुआ, इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज जो जनरेट होगा ना एचयूएफ को, वो क्या हो जाएगा, मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। अभी पार्टीशन का एक पॉइंट है, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और असेट्स ट्रांसफर हुए, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और असेट्स ट्रांसफर हुए या इनकम ट्रांसफर हुआ या असेट्स, यू कैन से दैट, जो असेट एचयूएफ ने मेरे स्पाउस को दिया है ना पार्टीशन के टाइम पे, वो स्पाउस का असेट जो होगा, जो भी इनकम होगा, वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। देखो, इफ द प्रॉपर्टी इज पार्टीशन अमंग्स द फैमिली मेंबर्स, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी बाय मिसेस एक्स, मेरे स्पाउस को जो जाएगा वो इंक्लूड हो जाएगा मेरे इनकम में, वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा मेरे इनकम में। और नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर एकदम सिंपल है, एक दीपिका है, एक आलिया है। देखो, रणवीर एंड रणवीर, उसके स्पाउसेस, ठीक है। रणवीर ने गिफ्ट दिया आलिया को एंड रणवीर ने गिफ्ट दिया दीपिका को। कितना दिया, 30 lakhs एंड 20 lakhs। इससे जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा, जो भी इनकम जनरेट होगा, दीपिका को जनरेट हुआ इनकम 3 lakhs, आलिया को जनरेट हुआ इनकम 2 lakhs। जितना कॉमन इनकम जनरेट हुआ है ना, जितना वो अमाउंट से कॉमन इनकम जनरेट हुआ है ना, विच मीन्स 2 lakhs एंड 2 lakhs, ये दो, इधर 3 है और इधर 2 है, कॉमन कितना है, 2 lakhs। सो ये जो 2 लाख है वो रणवीर के हाथ में क्लब हो जाएगा और ये जो 2 लाख है वो रणबीर के हाथ में क्लब हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। इसका तुम लोगों को प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा मालूम है, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा लैंग्वेज का। इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है? पक्का एकदम। ये तेरा क्लबिंग ऑफ इनकम का दोस्त खत्म हो जाता है।